तो आज की मेजर न्यूज़ कहती है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो स्टील प्राइसेस हैं एमएसएमई सेक्टर को अब इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे इसको डिस्कस करेंगे। वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से अब हीलियम सप्लाईज भी अब इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई है इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा एक्सेस करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स फॉर 3 अप्रैल 2026 फ्रॉम द हिंदू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज आपकी क्या कहती है कि नासा ने लॉन्च किया है 4 एस्ट्रोनॉट्स को ऑन अ क्रूड लूनर मिशन। आर्टेमिस 2 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है एंड इट इज अ मैन्ड मिशन। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ये डायरेक्टली 6400 किलोमीटर्स विदाउट इवन ऑर्बिटिंग द पर्टिकुलर यू कैन से ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून है इन दिस केस, तो वो बिल्कुल ही अब डायरेक्ट वहाँ पर लैंडिंग का प्लान कर रहा है। तो ऑर्बिटिंग वाला यहाँ पर नहीं होगा, तो इट विल बी द लॉन्गेस्ट फ्लाइट जो कि विदाउट ऑर्बिटिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लैंड करेंगे। ठीक है, तो 6400 किलोमीटर्स हैं एंड 4 एस्ट्रोनॉट्स एंड नासा की जो टीम है स्पेक्टेटर्स देवर अलाइक वर एक्सटेटिक एंड स्पेस क्राफ्ट जो कि है असेंड कर रहा है इन द रेडियंट स्काई अटॉप ऑफ द केडल ऑफ कास्केड ऑफ फ्लेम्स। तो इसी वजह से यहाँ पर एक ब्राइट ऑरेंज सूट, ब्लू ट्रिम एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं आर इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि अब दैट टेस्टेड देयर ओन Orion capsule can move। ठीक है, तो एक सिंपल सी यहाँ पर बात आपको यही बताई गई है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड दी अर्थ एंड सक्सेसफुली कंप्लीट किया उन्होंने ऑपरेशंस को, डिमॉन्स्ट्रेशंस को, जिनके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन यहाँ पर किया गया था। बस यहाँ पर यही है कि आर्टेमिस 2 नासा ने लॉन्च कर दिया है एंड इट इज़ अ लूनर मिशन जो कि अमेरिका ने 1972 के बाद अब लॉन्च किया, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद। ठीक है, देन फॉरेन फंड इनफ्लो इनटू इंडियन रियल्टी फेल 75% इन जनवरी एंड मार्च। तो यहाँ पर रियल्टी सेक्टर में जब हम स्पेसिफिकली बात करें दैट इज प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है, कि फॉरेन फंड का इनफ्लो जो है धीरे धीरे करके हम देख रहे थे कि शेयर मार्केट से वो अपना जो शेयर है वो लिक्विडेट करके निकल रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया के अंदर परचेज करने के लिए, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो वेस्ट एशिया के अंदर है। ठीक है, वेस्ट एशिया यानी कि हमारे लिए तो वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जीसीसी नेशंस तक कन्फाइन होकर रह गया है, बट धीरे धीरे करके अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन तक भी ये जो लड़ाई है वो आ सकती है एंड हो सकता है वो फर्दर एक्सटेंड होते होते इंडिया का भी बीच में कहीं ना कहीं जो एयर स्पेस है या डिफरेंट ऐसी जगहें हैं इंडिया की जो कि अब यहाँ पर हैम्पर हो सकती है अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है है ना। तो इसी वजह से एक डर, एक वल्नरेबिलिटी जब आ जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट अगर अभी हाई है, कल को लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो रेट डाउन चले जाएंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर लॉस होने के चांसेस है, तो इन्वेस्टर कोई क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। और जहाँ पर वल्नरेबिलिटी, वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर इन्वेस्टर्स अपना शेयर लिक्विडेट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दे वर कॉशियस टू पुट मनी इन इंडियन रियल एस्टेट ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च, क्योंकि वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है एंड एज देयर इन्वेस्टमेंट्स प्लान 75% एंड $400 मिलियन रह गया है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर अकॉर्डिंग टू कॉलियर्स। तो ये स्टडी उनकी तरफ से है एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स कॉलियर्स इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉशियस रहेंगे इस साल, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड कंसल्टेंट डेटा ने ये चीज शो किया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर ड्रास्टिकली 61% से गिर चुकी है एंड कितनी $1.6 बिलियन जनवरी के अंदर थी, जनवरी से मार्च के अंदर है, जो कि $4.2 बिलियन थी इन द प्रीसीडिंग मंथ्स, प्रीसीडिंग ईयर में जो मंथ से अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो क्वार्टर हम गिन रहे थे। तो इस वजह से आउट ऑफ दिस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पंप किए हैं 1.2 बिलियन, वाइल फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन प्लेयर्स ने जस्ट $0.4 बिलियन ड्यूरिंग दैट लास्ट क्वार्टर इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो इसी अक्टूबर से अब दिसंबर 2025 के अंदर इनफ्लो जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का रहा वो $2.6 बिलियन रहा एंड $1.6 बिलियन रहा रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें डोमेस्टिक $2.6 बिलियन एज वेल एज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं $1.6 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कि डोमेस्टिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सर्ज एंड अकाउंट किया है वो 3/4 ऑफ $1.6 बिलियन का इनफ्लो इन Q1 2026। तो कहने का मतलब यही है, रियल एस्टेट के अंदर भी अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया नहीं लेकर आ पा रहा। देन IRDAI के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि अब क्या है, रेगुलेटर है फॉर द इंश्योरेंस। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया था, अभी मैंने बताया था कि एक कोलैबोरेशन हुए हैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, जो अब स्पेसिफिक एक मेथड है जिस वजह से टैक्सेस यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इंश्योरेंसेस भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई है ना, एंड बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली। एंड आप देखोगे कि अकाउंट्स को भी अब एक इक्वल फुटिंग पे यहाँ पर रखा जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंश्योरेंसेस, है ना। तो अकाउंटेंसी के साथ इसको सेम इसलिए रखा गया ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखा जा सके, प्लस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो इंश्योरेंसेज हैं उसको अकाउंटिंग के साथ यहाँ पर जो नेशनली फॉलो की जाती है टैक्सेशन पॉलिसी के साथ, उसके साथ अलाइन करना जरूरी था ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए, ताकि हम फॉरेन
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इंश्योरेंसेज भी अब यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाए, है ना। तो IRDAI ने अब इंश्योरेंस को ये बोला कि कंप्लाई करो आप नॉर्म्स को ऑन डार्क पैटर्न्स, कि अब उन्होंने एडवाइस किया इंश्योरर्स को कि आप जो भी प्रोडक्ट की ऑफरिंग हो रही है ई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि आप एक खुद से सेल्फ असेसमेंट करो कि जो स्टेटस ऑफ कंप्लायंस हो रही है ऑन गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स, एंड सबमिट करो एक रिपोर्ट इन 15 डेज। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस लेने के चक्कर में ना आप ई प्लेटफॉर्म से भी या इवन जितनी भी डिफरेंट मल्टीपल जो इंश्योरेंसेस परचेज भी कर लेते हो इन दैट सिचुएशन, है ना। तो कई बार आपको खुद से नहीं पता होता बहुत सारे हिडन क्लॉजेस के बारे में। तो अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि डार्क पैटर्न्स के अंदर आप खुद से जा रहे हो, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ पर IRDAI ने बोला है कि प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए खुद की भी सेल्फ असेसमेंट, पॉजिटिवली भी, अगर नेगेटिवली यूज़ कर रहे हो या पॉजिटिवली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ना, तो जो आपके ई कंप्लायंस वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंगली असेस करो। जहाँ पर भी नॉन कंप्लायंस अगर मिलती है तो एक्शन प्लान विद टाइमलाइंस फॉर रिमूविंग द डार्क पैटर्न्स, उसको भी सबमिट किया जाना है 1 महीने के अंदर। एंड डार्क पैटर्न्स जो है वो यूजर इंटरफेस डिजाइन्स हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं कंज्यूमर्स को इनटू अनइंटेंडेड एक्शंस, ठीक है। देन स्टील प्राइस इंक्रीज हिट्स MSME सेक्टर। तो स्टील सेक्टर के केस में ना आप देखो कि कार्बन इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा, है ना। कार्बन इंटेंसिव तो है ही है, बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि स्टील को बनाने के लिए हमें फ्यूल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे कॉन्टिन्यूसली फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब वो जो फ्यूल है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो लिमिट हो चुकी है, ठीक है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इसी वजह से जो स्टील का प्राइस है वो इंटरनेशनली भी यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो नए ऑर्डर्स हैं MSME सेक्टर में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोटे लेवल पे MSMEs काम कर रही हैं, यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होने की बात हो रही है ना। तो MSME सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है, एंड 60% ऑफ द MSMEs they are not ready to take new कॉन्ट्रैक्ट्स, या वो रिलक्टेंट है इन टेकिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो शार्प एक 15% इंक्रीज देखने को मिला है इन द प्राइसेस ऑफ द स्टील लास्ट 2 मंथ्स के अंदर, एंड इसी वजह से इंजीनियरिंग सेक्टर स्पेशली MSME सेक्टर जो है वो इसमें हैम्पर हुआ है। एंड यही बात है कि आउटपुट जो है MSME सेक्टर का वो 30% से स्लिड हो गया है, ठीक है, जो कि अब उसके अकॉर्डिंगली ऑन एन एवरेज स्टील कॉन्स्टिट्यूट करता है 60% ऑफ द कॉम्पोनेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसी वजह से कोयम्बटूर ही सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन टन ऑफ स्टील ईयर कंज्यूम कर लेता है। बट अगर आप देखो यहाँ पे स्टील की अवेलेबिलिटी हो ही नहीं पाएगी, है ना। MSME सेक्टर जो है रिलक्टेंट है टू टेक अप न्यू ऑर्डर्स, एंड एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया कंज्यूम करता है 8.3 मिलियन टन ऑफ स्टील, और एडिशनल डिवाइस जो कि स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं वो भी MSME की कॉस्ट को यहाँ पर केटर करता है, कॉस्ट के अंदर ही ऐड किया जाता है ना। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पे इंटरनेशनली इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस वजह से MSME सेक्टर जो है इट इज़ रिलक्टेंट टू टेक न्यू ऑर्डर्स। देन गोल्ड फ्यूचर्स डिप्स ऑलमोस्ट 4%, क्योंकि अब जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि डॉलर को ही हम एक ऐसी करेंसी की तरह मानकर चलते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को, ट्रेड को अब डोमिनेट करती है ना। वर्ल्ड ट्रेड जो है वो हो रहा होता है डॉलर के थ्रू ही। तो अब गोल्ड के फ्यूचर्स डिप हो गए क्योंकि जो डॉलर है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो 6004 रुपीज़ से गिर कर अब 1.47 लाख पर 10 ग्राम्स फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर हो चुके हैं ऑन थर्सडे। तो फ्यूचर्स ट्रेड की यहाँ पर बात हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर्स के केस में ये चीज़ बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में द इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो भी एक तरह का डेरिवेटिव है फ्यूचर भी। जब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्टॉक या इक्विटी होता है उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, उसका एक अंश होता है, ठीक है। तो जो हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जो आप अपने डिफरेंट डेरिवेटिव्स में जब ट्रेड करते हो तो उसी के अकॉर्डिंगली जो फ्यूचर्स है वन ऑफ देम उसके अकॉर्डिंगली आज के रेट के हिसाब से नेक्स्ट आने वाले 1 महीने के अंदर जो फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं आप किस तरीके से यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हो। तो यही फ्यूचर्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ बताते हैं कि गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में डिप हो सकता है, एंड सिंस इट इज अ डेरिवेटिव तो करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम में प्राइसेस पे भी उसका इंपैक्ट पड़ सकता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली इट इज जस्ट अ गैम्बल कि आप उस तरीके से लगा रहे हो, या थोड़ी सी असेसमेंट करके आप बता सकते हो कि गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे या बढ़ेंगे। तो वो फ्यूचर्स अकॉर्डिंगली काम करता है। तो जो फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर जो प्राइसेस है इट हैज़ डिप्ड ऑलमोस्ट 4%। तो आने वाले टाइम में 1.47 लाख पर 10 ग्राम इन फ्यूचर ट्रेड हो सकता है इंटेंसिफाइड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वेस्ट एशिया के अंदर, जो कि यूएस के डॉलर को यहाँ पर बूस्ट कर रहा है। देन सेबी प्रपोजेस टू एनेबल शेयर बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो भी क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात 2025 के अंदर इस प्रैक्टिस को वैसे बंद कर दिया गया था। बायबैक करना क्या है, नाम से आपको पता लग रहा है कि कोई भी ऐसा शेयर या इक्विटी, ठीक है, जो कि अब मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी की, ठीक है, कोई भी शेयर है, अब जैसे हम शेयर की बात करते हैं किसी कंपनी का, तो एक कंपनी का एक्चुअली में हिस्सा होता है, तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से पावर मिलती है। फॉर एग्जांपल कंपनी 51% जो है शेयर अपने पास रख रही है, 49% उन्होंने लिक्विडेट कर दिया, यानी कि अब लिस्ट करने के बाद कंपनी वो लोगों के पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो जो लोग उस इक्विटी के, उस शेयर के होल्डर्स हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ पावर वो भी रखते हैं उस कंपनी के ऊपर, है ना। तो उनका हिस्सा है उस कंपनी के अंदर, कहने का मतलब वही है। बट अब वही शेयर्स अगर बिक नहीं रहे हैं मार्केट के अंदर, तो क्या करोगे, वो शेयर्स जो है एक तरह से
लाइबिलिटी बन गई ना उस कंपनी की, क्योंकि अगर तो कोई उसका ओनर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर कोई नहीं है तो क्या होगा, दैट इज लाइंग फ्री, तो वो क्या है, एक लाइबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी ही बन गया ना। तो इसी वजह से अब हमने सिंस इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि जो कंपनीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने शेयर को लिक्विडेट करके जा रहे हैं, तो उनके शेयर्स को परचेज करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो इन एनी केस नहीं इस चीज़ में रिस्क लेंगे, एंड इवन डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है वो भी इस चीज़ का रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो कंपनी को यहाँ पर सेबी प्रपोज कर रहा है कि वही शेयर्स को आप बाय बैक कर लीजिए, ठीक है, सस्ते रेट पे आप उसको बाय बैक कर लीजिए। कोई ऐसा प्रोविजन इसको लेकर बनाया जाएगा कि हम उसी शेयर्स को कंपनीज को बोलेंगे कि आप खुद से निकाल लीजिए, अपने पास इसको रख लीजिए। अब जो 51% है, सपोज करो 4 से 5% शेयर जो है वो बाय बैक के लिए अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसको बाय बैक कर लीजिए, ठीक है, तो 51 से वो 54 या 55% बन जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से कि वापस से उसको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए सेबी विल मेक अ प्लान, और अकॉर्डिंगली जो अब स्टॉक एक्सचेंजेस पे उसको वापस से मे बी अलाउ किया जाएगा लिस्ट करने के लिए, या मे बी आईपीओ के थ्रू या डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू दोबारा से इसको लॉन्च किया जा सकता है, या उसको बेचा जा सकता है जब सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। देन वेस्ट एशिया क्राइसिस हिट्स हीलियम सप्लाईज। तो अब हीलियम जो है इंडिया के केसेस में ना, इंडिया के केस में जब हम डिस्कस करते हैं हीलियम, तो हम वो भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड हीलियम जो है, सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेसेस के अंदर पाई जाती है, मतलब बहुत छोटी मात्रा के अंदर पाई जाती है। एंड हीलियम बीइंग द यू कैन से लाइटेस्ट गैस, तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर्स के केस में, या इवन मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि ये कूलेंट इफेक्ट देता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हीलियम एक कलरलेस, ओडरलेस और नॉन टॉक्सिक और एक इनर्ट यानी कि स्टेबल गैस है। प्राइमरीली कूल करने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को, MRI स्कैनर्स को, स्पेक्ट्रोमीटर्स को और सेमीकंडक्टर फैब्स को, एंड नॉट अ फ्यू सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर इट, ठीक है। सब्सटीट्यूट्स इसके अवेलेबल है भी नहीं, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो 50% ऑफ इंडिया की जो हीलियम इंपोर्टेड ट्रेडिशनली कतर से आती थी, जो कि अकाउंट करता है 34% ऑफ द ग्लोबल हीलियम एक्सपोर्ट्स। तो अब कतर ऑटोमेटिकली आपको पता है वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, प्लस उनकी जो हीलियम फैसिलिटी है उसके ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है, जिस वजह से हीलियम की जो प्रोडक्टिविटी है वो अब कम हो चुकी है। ऑब्वियसली अब इंडिया ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, बट ऑल्टरनेटिव एकदम से अवेलेबल नहीं होगा। वो यूएस से, रशिया के थ्रू अब अपने वॉइड को फिल करने की कोशिश कर सकता है, बट 34% में से अब ग्लोबली अगर जो कतर अब यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है उस जगह को, 34% है ना, 50% इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाकर चल रहा है, तो 50% को कवर करने में भी टाइम लगेगा यहाँ पर। तो कहने का यही मतलब है कि जो मिसाइल स्ट्राइक्स हुए एंड फोर्स मेजोरे एट कतार्स रास लफान कॉम्प्लेक्स सिग्निफाई करता है कि रिड्यूस्ड कतार्स हीलियम एक्सपोर्ट कैपेसिटी। तो इसी वजह से जो गैसेज है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल गैसेज एंड फर्टिलाइजर्स एंड एसएपी ग्लोबल एनर्जी, इंडिया की 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ऑन हीलियम, ठीक है, मेकिंग मेनी इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा इन अ कंट्री एक्यूटली वल्नरेबल टू ग्लोबल डिसरप्शंस। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आपको दिखा रही है कि लिक्विड हीलियम जो है वो इंडिस्पेंसिबल है फॉर कूलिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। अगर हीलियम लेवल बिलो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स चले जाते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी जो है दैट विल बी लॉस्ट, एंड हीलियम जो है अब रैपिडली वेपराइज कर जाता है, विच इवन कैन लीड टू द डैमेज ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग टाइम कॉस्टली रिपेयर्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। MRI स्कैनर्स जो है इंडिया के अंदर वो रिलाई करते हैं पीरियोडिक रीफिलिंग एंड फेलियर रिस्क जो है मैग्नेट क्वेंच के एंड मल्टीपल वीक डाउन टाइम की वजह से अब हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। डिसरप्शन हो सकती है टू फोर्स द हॉस्पिटल टू राशन रीफिल्स, डिले इन इंस्टॉलेशंस एंड प्रायोरिटाइज इमरजेंसी स्कैन्स। तो इंडिया का जो हीलियम डिमांड है ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है हीलियम डिमांड की, दैट वाज एस्टिमेटेड टू बी एट 3.4 मिलियन क्यूबिक टन विद जीरो डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो टोटल यहाँ पर डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, हमारी इंपोर्ट के ऊपर ही है हीलियम के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया जो है वो बेनिफिट कर सकता है मल्टी ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके अंदर रशिया एंड यूएसए है, जो कि इमर्जिंग सप्लायर्स लाइक साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए रशिया, यूएसए, देन तंजानिया, ठीक है, यहाँ पर हेल्प कर सकता है ना, साउथ अफ्रीका जो है वो भी हेल्प कर सकता है। तो इंडिया में ट्रेसेस ऑफ हीलियम एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल गैस फील्ड्स के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर, बट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.2% से भी अब कम है, जो कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर सकता है, एंड कमर्शियल वायबिलिटी एटलीस्ट 5 से 10 साल दूर है अभी। तो तब तक तो लड़ाई खत्म होकर कोई नई लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड एज पर दिस ग्लोबल एनर्जी डेटा ये आपको स्टेट किया गया है। तो अब टिपिकल इन्वेंट्रीज जो है इंडिया की फॉर 7 to 10 डेज हैं। हीलियम प्राइसेस जो है शार्प सर्ज देखने में, इंक्रीज देखने को मिला है 35 से 50% रिसेंट वीक्स के अंदर, एंड स्पॉट प्राइसेस जो हैं इन सर्टन केसेस इज इवन हायर। तो इम्पैक्ट जो है हमें जितना दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। ये रिपोर्ट अब
एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं इसको शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप में तो कहीं पे इस पे पॉइंटर्स या इसके नोट्स बना लेना। देन कैप्टिव कोल आउटपुट अप 10.2% इन 2025-2026। ये कोल की प्रोडक्शन जो है कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। वही कोल सेक्टर जो कि पिछले आप देखोगे 1-1.5 साल से थोड़ा सा यहाँ पर लो ही परफॉर्म कर रहा था, क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। बट अब वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वापस से कोल की जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि हमें एनर्जी डिमांड को यहाँ पर फुलफिल करना है। ठीक है, तो इसकी इंक्रीज जो है 10.2% के आसपास यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में देखने को मिली। 210.46 मिलियन टन जो है ईयर ईयर बेसिस पे अब कोल की ज्यादा एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस देखने को मिल रही है। एंड डिस्पैचेस कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस के वो भी 7.3% से बढ़ चुके हैं एंड स्केल 204.61 मीट्रिक टन हो चुका है। एंड 12 कैप्टिव एंड कमर्शियल कोल ब्लॉक्स जो है वो ऑपरेशनल थे माइन ओपनिंग मिशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको ये बताई जा रही है कि कोल का आउटपुट 10.2% से इन 2025-2026 बढ़ गया है। देन इसरो ने इनवाइट किए हैं प्रपोजल्स फॉर ऑब्जर्वेशन टाइम ऑन आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है, सन की अनइंटरप्टेड यहाँ पर जो व्यू है वो L1 को मिलता रहता है, आदित्य L1 को मिलता रहता है, तो वो मल्टीपल यहाँ पर डेटा जो है वो देता रहता है। एंड उसी के अकॉर्डिंगली रिसर्च टाइम कितना देर तक यहाँ पर रखना है, इसीलिए इसरो जो है वो अब इन्वाइट कर चुका है कि इंडिया का जो फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन था अब उसको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रखना है या नहीं। ऑब्जर्वेशन जो है सन से जो कि L1 पॉइंट से आ रही हैं वो कॉन्टिन्यूसली कितनी देर तक हम डेटा उसका कलेक्ट करते रहेंगे। तो जो प्रपोजल्स हैं वो सबमिट किए जाने चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली। अब आदित्य L1 प्रपोजल जो कि प्रोसेसिंग टाइम है, अब उसके अकॉर्डिंगली इसरो जो है वो डेटा कलेक्ट करता जा रहा है। उसके ऊपर इवन रिसर्चर्स को भी, लास्ट जब हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, रिसर्चर्स को भी इन्वाइट किया जा रहा है कि वो अपनी यहाँ पर रिसर्च को कंडक्ट कराकर हमें भी कोई केस स्टडी यहाँ पर दें एंड कुछ अगर उनको फैसिनेटिंग यहाँ पर मिलता है उसके ऊपर भी वो रिसर्च कर सकते हैं। द नीलगिरी क्लास INS तारागिरी टू बी कमीशन टुडे। INS तारागिरी जो कि एक नीलगिरी क्लास मल्टी मिशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, फ्रिगेट छोटी शिप है, अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा, 17A की तरह भी हम इसको पढ़ते हैं, 17 अल्फा, वो अब कमीशन की जाएगी इंडियन नेवी के अंदर। अब कहाँ पर? विशाखापट्टनम के अंदर। तो ये स्पेसिफिक सी इतनी बात है। देन गवर्नमेंट एक्सेस ड्यूटी ऑन 40 पेटकेम आइटम्स। पेटकेम क्या है? यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स की बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी के ऊपर एग्जेम्पशंस दे दी हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज पे भी एग्जेम्पशन दे दी है पेट्रोकेमिकल्स के लिए जो इंडिया के अंदर अब यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि 40 यहाँ पर कस्टम्स, फुल कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन फॉर अबाउट 40 पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स टिल June 30 इन व्यू ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो 40 आइटम्स के अंदर पॉलीप्रोपिलीन है, देन पॉलीसिस्ट्रीन है, पॉलीलोसिस है, देन पॉलीब्यूटाडीन है, स्टीरीन है, ब्यूटाडीन है एंड अनहाइड्रस अमोनिया इंक्लूड होता है। तो इसी वजह से क्योंकि एक टेम्पररी मेजर ये लिया गया है जो कि रिलीफ प्रोवाइड करेगा ताकि कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल्स जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में अब रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट प्रेशर्स को एंड डाउनस्ट्रीम कर सकता है सेक्टर्स को, उनको बचाने के लिए सेफगार्ड सप्लाई रहे, स्टेबिलिटी रहे कंट्री के अंदर, इसलिए जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है टिल 30 जून। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि कॉशनिंग द डायनामिक्स वर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एस्टिमेट जो कि अब पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली ये चीज़ बताते हैं कि जो लॉसेज यहाँ पर गवर्नमेंट भी बेयर कर रही है, बहुत सारे इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स भी बेयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं इकोनॉमीज के ऊपर। एंड पास्ट ट्रेंड्स को कंसिडर करते हुए, डायनामिक्स को देखते हुए प्रेजेंट के ऑफ द क्रूड एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम फॉरगॉन इम्पैक्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन दैट मैनर कि एक सिंगल आप हैंडेडली यहाँ पर इम्पैक्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के अंडर फॉलो की जा सकती हैं, अगर या फॉल भी करती हैं तो उसको अगर आप इम्पैक्ट को देखना शुरू करो तो बहुत मेजर यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी अगर वॉर 1-2 हफ्ते में भी खत्म हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट सालों साल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कि एग्जेम्पशन जो 8.5% इम्पोर्ट ड्यूटी की हुई है वो अब थोड़ा सा रिलीफ जरूर लेकर आ सकती है, बट गवर्नमेंट का यहाँ पर बर्डन बढ़ा देगी। देन हिट बाय वेस्ट एशिया क्राइसिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्लोज टू 45 मंथ लो इन मार्च। ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज़ का जो अब आप कह सकते हो कि खात्मा यहाँ पर इसी चीज़ का हो सकता है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाए जल्द से जल्द, है ना। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अब वो स्लो हो चुकी है, उसकी एक्टिविटी नियरली 4 years इन मार्च 2026 के अंदर, जो कि अब इम्पैक्ट किस वजह से है? वेस्ट एशिया कॉस्ट, डिमांड एंड नए लेवल पे हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, या तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि डिमांड यहाँ पर जनरेट नहीं हो रही है। देन उसके हिसाब से अगर आप देखो कि हमारे पास
अगर आपको क्रॉस भी करना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होकर अगर आप निकलेंगे वहाँ पे आपकी वेसल अटक जाएगी, ठीक है। देन वी हैव आल्सो डिस्कस इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वेसल के जो कॉस्ट हैं वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो भी एक बेसिक प्राइस तो आपसे चार्ज करते हैं, वो बेसिक प्राइस ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जान माल का नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कब कहाँ से मिसाइल आ जाए वो चीज़ नहीं पता है हमें। तो अब HSBC जो कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को देख रही है, उन्होंने बोला उस मेजर के अकॉर्डिंगली कि ओवरऑल कंडीशंस जो है नए ऑर्डर के बेसिस पे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर डिलीवरी टाइम्स एंड जो स्टॉक्स की बात करते हैं ऑफ परचेजेस, वो 56.9% से गिरकर 53.9% इन मार्च आ चुके हैं, मार्किंग द लोएस्ट रीडिंग सिंस जून 2022। तो अब 20 अगर हमने ये चीज को भी डिस्कस किया था कि 50 जो इंडेक्स है हमारा, ठीक है, वो 0 से 50, 50 से 100 के बीच में ये वेरी करता है, एंड 50 के जितना क्लोज रहेगा मतलब उतनी ही हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन यहाँ पे या मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उतना ही स्लो डाउन हो रहा है। 50 से कम है मतलब हमारा जो अब इंडस्ट्री सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, वो अब इकोनॉमिक स्लो डाउन छोड़ो, अब वो बियरिश मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही। द क्लोजर टू 50 द नंबर इज कि हमारा उतना ही इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहा है, बट 50 से जितना ऊपर जाएगा उतनी ही हमारी इकोनॉमी रोबस्ट है, ये इंडेक्स इस हिसाब से चलता है। तो अब वो गिरकर पहले कितना था, 56.9 था, ठीक है, अब वो 53.9 आ चुका है, तो 50 से क्लोज आता जा रहा है, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ग्रोथ जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ऑल्सो टेकिंग अ स्टेप बैक इन मार्च, क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, फियर्स कॉम्पिटिशन है, हाइटेंड मार्केट अनसर्टेनिटी है, एंड इन द वॉर मिडिल ईस्ट ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ सॉफ्टर इंक्रीजेस इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट। तो ये जो फर्म्स हैं वो फेस कर रही हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स, जो कि स्टीपेस्ट हैं स्टिल जो साल 2022 के अंदर अगस्त के अंदर थे, ठीक है। उसके बाद जो प्राइसेस है सडनली अब एकदम से बढ़ गए हैं, जिसका कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है, इंडस्ट्री खुद बेयर कर रही है, जिस वजह से वो आउटपुट यहाँ पर लिमिट कर पा रही है, ठीक है। एंड जो रिपोर्ट है इट इज सेइंग कि 2 लार्जेस्ट सब कंपोनेंट्स ऑफ द PMI न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट रोज टू देयर स्लोएस्ट सिंस मिड 2022। तो अब यहाँ पे एनेक्डोटल मतलब प्रीवियस एविडेंस हमारा यही कहता है कि ग्रोथ जो है इट वाज बीइंग कर्व्ड, क्योंकि चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट प्रेशर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। एंड मार्च का डेटा यही बताता है कि इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं इंटरनेशनली, ठीक है। तो वो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में यहाँ पर हमारे पास, तो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में हमारे पास अगर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल 3.5 ईयर्स के अंदर जो परचेज था, इनपुट प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो चुके थे। एल्यूमिनियम, केमिकल्स, फ्यूल, जूट, लेदर, फैब्रिक, ऑयल, रबर एंड स्टील जो है सम ऑफ द आइटम्स हैं जो कि रिपोर्टेड थे कि जिनका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। एंड इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो करंटली जो फर्म्स हैं वो करंटली एब्जॉर्ब कर रही हैं लार्ज पार्ट ऑफ द इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, बट कब तक वो अपने लॉसेस को यहाँ पर बेयर करेंगी, क्योंकि अभी प्रॉफिट मार्जिन अगर एग्जिस्ट भी कर रहा है बट वो इसी होप में है कि लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म होगी, बट एक टाइम पे जब वो प्रॉफिट बुकिंग अभी उन्होंने की थी या प्रॉफिट्स उनके पास जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जब वो बैरियर टूटेगा उसके बाद जो है एकदम से हमारी इंडस्ट्री सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्लैप्स होने के चांसेस हैं। तो ऑन द पॉजिटिव नोट जो रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स मार्च 2026 के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन देखने को मिली है एक्सटर्नल सेल्स के अंदर सिंस लास्ट सितंबर, विद गेन सीन फ्रॉम कस्टमर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मेनलैंड चाइना, यूरोप, जापान, वेस्ट एशिया, तुर्की एंड वियतनाम। तो ये बात आ जाती है ऑल्टरनेटिव्स की, ठीक है, कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के अलावा अगर हम देखें एक्सपेंशन हमने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर और देखने को मिली है। देन मस्ट गेट प्रेफरेंशियल एक्सेस अंडर US ट्रेड डील एज एग्रीड। तो पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट है, क्योंकि लिबरेशन डे की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक साल हो चुका है जब वो टैक्सेस या इवन के 26% एडिशनल टैक्सेस इंडिया के ऊपर लगाए गए थे, ठीक है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे, है ना, तो वो अब रिटेलिएटरी टैरिफ्स तो इंडिया यहाँ पर लगा नहीं पाया चाइना की तरह, बट अब यहीं पे एक होपफुल सिचुएशन देखने को मिलती है कि देयर आर चांसेस कि अब एक साल लैप्स हो चुका है तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है लिबरेशन डे पे टैरिफ अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मे बी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली इंडिया को जो यहाँ पर उनका राइट मिलना चाहिए था, राइट भी क्या है, यहाँ पर इंडिया के साथ जो हमारी इंडिया एंड USA की जो आपस में रिलेशंस है वो पहले से बेटर हुए हैं, US के साथ हमारे रिलेशंस बेटर हुए हैं। पीयूष गोयल जी ने ये स्टेटमेंट दी है। एंड सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि अब जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट जो भी होना है, फ्री ट्रेड तो मैं नहीं बोलना चाहती उसको, ट्रेड एग्रीमेंट जो भी बाकी है उसके अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ को मानकर चल रहे हैं कि US की जो ट्रेड डील है एज एग्रीड उसके हिसाब से हमारे ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। एंड जो ट्रेड डील है वो अगेन एक लिम्बो में ही नजर आती है, एंड ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं एक लिम्बो में ही नजर आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में क्या होगा क्या नहीं, बट प्रेफरेंशियल एक्सेस इंडिया यहाँ पर होप करके चल रहा है US से, तभी ये स्टेटमेंट दी गई है। देन राजनाथ चेयर्स हाई लेवल मीट टू असेस इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया,
कि इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया के अंदर हो रहा है, तो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेट जो है डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ बैठकर मीटिंग ली गई है, हाई लेवल मीटिंग है, सेकंड टाइम ये इन दिस पर्टिकुलर वीक जो है ये आप कह सकते हो मीटिंग ली गई है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो साथ में बैठकर उन्होंने चैलेंजेस, जो इमर्जिंग चैलेंजेस है उसको आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने बोला कि जितने भी स्टेप्स हैं जो इंश्योर करेंगे सिटीजन्स को फेस करने पड़े मिनिमल डिस्ट्रप्शन ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट, वो स्टेप्स लिए जाने चाहिए। एंड हाईलाइट किया गया अनसर्टेनिटी ऑफ द सिचुएशन को, एंड स्ट्रेस किया गया फॉर द नीड ऑफ द राउंड ऑफ द क्लॉक टू मॉनिटर एंड कैलिब्रेट रिस्पॉन्स टू डील विद एनी इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, जो भी अब चैलेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी वी नीड टू एक्ट फास्ट, ताकि जो इम्पैक्ट सिटीजन्स के ऊपर वो मिनिमल रह सके। देन भारती वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, तो भारती एयरटेल जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हो चुका है विद 650 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड ये डेटा जो है GSMA के द्वारा दिया गया है, एंड GSMA इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली भारती एयरटेल जो है रैंक किया गया है सेकेंड ग्लोबली, जो कि मोबाइल कस्टमर बेस है ऑपरेटर्स, जो कि कहाँ पर, इंडिया एंड अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ से, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, अगर आपको देखा जाए तो मे बी डिफरेंट छोटे छोटे एग्जाम्स जो हमारे पास होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। देन गल्फ वॉर बैटर्स इंडियाज ग्लास हार्टलैंड, ग्लास हार्टलैंड कहाँ पे है इंडिया का, फिरोजाबाद की यहाँ पर बात की जा रही है, ग्लास सिटी की बात की जा रही है। ठीक है, कि इंडिया की जो ग्लास सिटी है, 4 सेंचुरी ट्रेडिशन हमारा ग्लास मेकिंग का फिरोजाबाद के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर फर्नेसेस जो है दे आर बर्निंग लो, क्योंकि ग्लास से बनती है, कांच की चूड़ियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं 4 सेंचुरीज यहाँ पर पहली बात बताई जा रही है ना, कि 4 सेंचुरी पुराना ये ट्रेडिशन है कि कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कांच की चूड़ियाँ बनने के लिए कांच का पिघलना बहुत ज़रूरी है, कांच को पिघलाने के लिए अगर आप देखो फर्नेस का चलना ज़रूरी है, फर्नेस का यहाँ पर कनेक्शन है डायरेक्टली फ्यूल के साथ, जो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फिरोजाबाद की ग्लास जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी पड़ रहा है, पुटिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ द डे लेबरर्स आउट ऑफ वर्क इन व्हाट वुड नॉर्मली बी द पीक सीजन। तो इस साल अभी पीक सीजन शुरुआत यहाँ पर होने वाली थी, बट थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर्स दे आर लेइंग डाउन, अब जॉबलेस है यहाँ पर, है ना, वो सिचुएशन यहाँ पर देख रही है कि इंडस्ट्री जो है क्रिपल हो गई है बाय द वॉर इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि अब इंटेंस एनर्जी नीड्स देखने को मिल रही हैं। गैस फायर्ड हीट चेम्बर्स जो हैं उनको कॉन्स्टेंटली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बर्न करना ही पड़ता है, ठीक है, ताकि अब ग्लास जो है मोल्टन एंड प्रिवेंट किया जा सके, डिफेक्ट्स को मोल्टन स्टेट में रहे एंड डिफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। इंडिया की हैवी रिलायंस है गैस अक्रॉस द इकोनॉमी टू मेक इट्स फैक्ट्रीज अमंग मोस्ट वल्नरेबल इन एशिया। ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की ही बात यहाँ पर अगेन की जा रही है। देन इंडिया लीड 16 नेशन मैरीटाइम इनिशिएटिव, कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 5th वीक में आ चुका है, डिस्ट्रप्शंस हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, जो इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंस्टेबिलिटी को दिखा रहा है। इंडियन नेवी जो है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया INS सुनयान को एज अ इंडियन ओशन शिप सागर, रीएनफोर्स करते हुए कमिटमेंट टू रीजनल मैरीटाइम ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है। एंड जो ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है वो कैरी कर रहा है इंडियन नेवी का पर्सनल्स को अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव 16 फॉरेन कंट्रीज के, जो कि फ्लैग ऑफ किए गए थे बाय द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस, नॉट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, देन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ डिफेंस संजय सेठ जी। ठीक है, एंड एडमिरल त्रिपाठी की तरफ से ये चीज़ बोली जा रही थी कि जो मैरीटाइम कॉम्पिटिशन है इट इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू ऑयल एंड एनर्जी, बट वो एक्सपैंड कर रहा है टू क्रिटिकल डोमेन्स, जिसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फिशिंग ग्राउंड्स भी हैं एंड डेटा भी है। उनके अकॉर्डिंगली जो ग्लोबल ऑर्डर है वो विटनेस कर रहा है इंक्रीज फ्रिक्शन मैरीटाइम डोमेन के साथ इमर्ज करते हुए प्राइमरी यू कैन से अरीना ऑफ कॉन्टेस्टेशन। तो अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ अभी इस टाइम पे ऑयल एंड गैस को लेकर ही नहीं चल रही है, प्रॉब्लम कंपटीशन में मल्टीपल लेवल्स पे भी चल रही है। अभी के हिसाब से आप अगर आप देखो वल्नरेबिलिटी इंडियन ओशन रीजन के अंदर बढ़ गई है, तो आगे आपके राइजिंग चैलेंजेस जो है ना, प्रॉब्लम्स यहाँ पर इसी वजह से क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पे आप देखोगे कि पायरेसी इवन के जो ड्रग ट्रैफिकिंग कैरी आउट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, कि वो अब ट्रैफिकिंग को बढ़ा देंगे, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बढ़ा देंगे, एंड मल्टीपल ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो चल रहे हैं ना उनके बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ही फ्लैग द राइजिंग चैलेंजेस इंक्लूडिंग इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, डीप सी रिसर्च एक्टिविटीज, एनक्रोचिंग ऑन सॉवरेन राइट्स एंड ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी एंड नार्को ट्रैफिकिंग, जो कि इस टाइम पे बहुत बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने डेटा यही साइड करते हुए बोला कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसने रिकॉर्ड किए 3700 मैरीटाइम इंसिडेंट्स लास्ट ईयर, जहां पर नारकोटिक के सीजर्स जो है वो $1 बिलियन इन 2025 से एक्सीड होते हैं। एंड अंडरस्कोर किया उन्होंने द स्केल ऑफ मैरीटाइम थ्रेट्स को, कि उस टाइम पे हमने अंडरस्कोर किया था बट अब हम प्रिपेयर्ड है। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो IOS सागर है वो अंडरटेक करेगा पोर्ट्स एट कोलंबो, फुकेट, जकार्ता, सिंगापुर, चिटागोंग, यंगोन
एंड माले बिफोर कंक्लूडिंग एट कोची। तो ये जो मिशन है ये फोकस करेगा ट्रेनिंग करने के लिए सीमैनशिप की, नेविगेशन की, कम्युनिकेशन की, मैरीटाइम सेफ्टी की, फायर फाइटिंग की, डैमेज कंट्रोल एंड VBSS ऑपरेशंस को भी। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं कि आपका जो ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सके, इलीगल जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं अब इवन कि उसको रोका जा सके, एंड जो कि अंडरमाइन किए गए थे केसेस उसके ऊपर अब बेटर प्रिपेयर्डनेस के साथ हम काम कर सकें। तो मैरीटाइम इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने अभी भी अमिड दिस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट कैरी आउट किया है। देन आज की न्यूज़ का सिलसिला आपका यहीं पर खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में तब भी बता सकते हैं, अदरवाइज लिंक जिसका जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो करके अपने जो डाउट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।